सो वंस यू स्टडीड कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का, सेल के अंदर कंपोनेंट्स क्या, हमने देखा अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होते हैं, ऐसा बहुत सारी हमने चीजें देखी है ना। अब उन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मटेरियल है, सबसे एक मेन मटेरियल तो हमने साइटोप्लाज्म ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म कोई सेल का ऑर्गेनेल नहीं है, मटेरियल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आप सबको मालूम है ये चीज, सेल के फ्लूइड को हमने क्या बोला था, याद है, साइटोप्लाज्म, है ना। और साइटोप्लाज्म के बहुत सारे नाम भी किए थे वैसे तो। ठीक उसी तरह देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स मे बी ऑफ एन ऑर्गेनिक और एन इनऑर्गेनिक नेचर, ठीक है। अब ये लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट है तो मेनली इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। देखो बायो ये वर्ड का मतलब, जरा इसको समझो, बायो ये वर्ड का मतलब क्या है बताओ जरा। तो आप बोलोगे बायो वर्ड का मतलब क्या है, लिविंग। अब मुझे बताओ बच्चों कि एक मॉलिक्यूल जो है, जैसे आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया या वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या लिविंग थिंग है क्या कि नॉन लिविंग थिंग है ये, या आपके कोई भी मतलब समझो मीथेन का मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या लगता है। मॉलिक्यूल लिविंग थिंग होता है कि मॉलिक्यूल तो नॉन लिविंग थिंग होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि चलो ये अभी मैं मतलब नॉनवेज पी रहा हूं, क्या पानी है ना ये तो नॉन लिविंग चीज है ना। बट ये जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं ये लिविंग सेल बनाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला। ऑल दीज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो हैं ये अपने आप में नॉन लिविंग है, पर इनकी वजह से लिविंग सेल बनता है, करेक्ट। इसीलिए इनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सिंपल। तो बायोमॉलिक्यूल्स का ये गलत मतलब मत निकालना कि मॉलिक्यूल ही लिविंग है, नहीं नहीं नहीं, मॉलिक्यूल नॉन लिविंग है पर वो लिविंग सेल को बनाता है, इसीलिए उसको बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हम लोगों की डिटेल स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स की होने वाली है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज प्लीज ये बात ध्यान में रखना कि ये क्लास 11 का जो टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी में सेम टू सेम सिमिलर क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम भी बायोमॉलिक्यूल्स है। काफी सारी चीजें इसमें कॉन्सेप्ट ओवरलैप भी होते हैं और वो तो बोर्ड्स में भी आएगा और नीट में भी आएगा, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक ही टॉपिक एक्चुअली एक बार पढ़ोगे तो 2 चैप्टर कवर होते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। पहली बात भाई कि अगर हम देखें एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो हमें ज्यादा करके कौन से एलिमेंट्स देखने मिलते हैं। सो इफ वी परफॉर्म एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू और इवन माइक्रोबियल टिश्यूज, टिश्यू नहीं बोलेंगे बट माइक्रोबियल कंपोनेंट्स, then we'll find elements that are like hydrogen, carbon and oxygen, ये mainly and others, but mainly कौन से रहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वैसे ही अगर अर्थ के क्रस्ट पे हम एनालिसिस करें, मतलब अर्थ का क्रस्ट यानी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि जो एलिमेंट्स मिलते हैं आपको जमीन खोदने पे अर्थ के क्रस्ट में से, उसके ऊपर एनालिसिस करोगे तो भी वहां पर भी सिमिलर एलिमेंट्स मिलते हैं। तो फर्क क्या है लिविंग और नॉन लिविंग में, ये फंडा है कि there is a difference in relative abundance of carbon and hydrogen, that is one, per unit mass in a living organism and in the earth's crust। जैसे हमारे बॉडी में 75% पानी होता है, ये बात सबको मालूम है। 70 to 75% of your body is what? Water, right? Which means water के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो आपके बॉडी में हायर क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बोलो हाँ या ना। समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि आपके बॉडी में अगर पूरा का पूरा मतलब मेजॉरिटी, नॉट पूरा बट 3/4 पानी है अगर बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली यार ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, जबकि अर्थ के क्रस्ट में रफली 40-46% है, ठीक है ना। तो रिलेटिव अबंडेंस तो दोनों में फर्क तो है। और दूसरा ऑब्वियसली ये है कि भाई एक डायनामिक है, अर्थ के क्रस्ट में तो पड़ी हुई है, एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे बॉडी में तो डायनामिक है, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ना वो सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ओके now let's say you perform a chemical analysis on a living tissue like a vegetable or a piece of liver। आपने या तो कोई वेजिटेबल लिया या किसी एनिमल का पीस ऑफ लिवर वगैरह छोटा सा ले लिया और उसको ग्राइंड किया
उसका पूरा पेस्ट बनाया यूजिंग मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार एंड पेसल क्या होता है सब बच्चों को पता होगा, अपने आप वो मसाला कूटने के लिए यूज करते ना, एक छोटी सी क्रूसिबल होती है, एक छोटा सा बोल होता है और उसके अंदर एक बड़ा सा ऐसे ये उसको क्रश करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, उसको बेसिकली हनुमान कुछ तो बोलते हैं, हनुमान दस्ता, हाँ हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं क्रश करने वाली चीज को, करेक्ट। तो वो बेसिकली क्रश करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको मोर्टार पेसल बोलते हैं, ठीक है ना, यूजुअली सिरामिक वगैरह का बना होता है। तो आपने क्या करना है, कोई टिश्यू लिया, उसका पेस्ट बनाया और उसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये रहा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। नाउ इसको हम लोग वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिख के लो, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, which by the way you know by the common name, सबने सुना होगा ये नाम, विनेगर। एसिटिक एसिड का कॉमन नेम विनेगर, ठीक है। और ट्राइक्लोरो बोल दिया तो इसी में 3 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो, CCl3COH, ठीक है, CCl3COH। तो अब होगा क्या कि आपने उस टिश्यू का पेस्ट बनाया, आपने उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला एंड यू ऑब्टेन अ थिक स्लरी, चटनी जैसा बन जाएगा। अब उसको छानो, स्ट्रेन करो थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन। चीज क्लॉथ मतलब बेसिकली वही मसलिन क्लॉथ, जो मलमल का कपड़ा जो अपन बोलते हैं चीजों को छानने के लिए, ठीक है। तो देन यू गेट 2 फ्रैक्शंस, कैसा कि जो लिक्विड पार्ट है वो निकल जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा, बराबर है। तो 2 फ्रैक्शंस जो मिल रहे हैं उसमें से एक पार्ट है उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो है जो एसिड में डिसॉल्व हो गया। फिल्ट्रेट क्या है, जो एसिड में डिसॉल्व हो गया वो फिल्ट्रेट है। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपके पास लिवर या वेजिटेबल का जो भी टिश्यू था आपने लिया, आपने उसका वो पूरा क्रश करके ग्राइंड करके एक पेस्ट जैसा बनाया, आपने उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, तो जो उस लिवर के या वेजिटेबल के जो भी टिश्यूज के पार्ट्स जो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो गए थे वो नीचे चले जाएंगे लिक्विड के साथ, और जो इनसॉल्युबल थे, जो डिसॉल्व नहीं हुए, वो कपड़े के ऊपर रह जाएंगे। जैसे आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती रह जाती है और चाय निकल जाती है, बरोबर है ना, उसी तरह। तो जो रह गया वो कैसा है, वो एसिड में इनसॉल्युबल था। जो रह गया वो कैसा था बच्चों, एसिड में इनसॉल्युबल था, उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिटेंटेट। मतलब रिटेन हो गया, जो रिटेन हुआ ना, रह गया तो रिटेंटेट। और जो फिल्टर होके निकल गया वो फिल्ट्रेट। समझा आपको। तो अब बोलोगे ठीक है, ये तो समझ में आया कि भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगला सवाल ये आता है, ठीक है, कि आपने चटनी बना दी किसी के लिवर की और उसको एसिड वैसिड डाल के पूरा आपने कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि ये जो एसिड सॉल्युबल वाला पार्ट हमको मिला, कौन सा, फिल्ट्रेट, किस पे फोकस है हमारा, एसिड सॉल्युबल वाले पार्ट पे, फिल्ट्रेट पे। देखो ये वाला है ना, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ढूंढने की स्टडी हो रही थी, ठीक है। समझ में आया, आई होप सो, यस। नाउ उसमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए हमारे पास एनालिसिस के टेस्ट्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे। बट यहां पर फंडा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया जा रहा है कि भाई एनालिसिस करने के लिए आपने टिश्यू लिया और उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेना, ऐसा वो बोल रहा है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहां पर ज्यादा करके जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उसके क्या फंड है। तो हाइड्रोजन क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में 0.14 है और ह्यूमन बॉडी में 0.5 है ना। ऑक्सीजन, ये मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन अर्थ के क्रस्ट में 46.6% है, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट है, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट में ये कैसा है,
मोस्ट अबंडेंट है, इसको मार्क करके रखना हाँ बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये, नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो आंसर इज ऑक्सीजन, और परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज कितना है 46.6%. Am I clear on that? और यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना है 65% है. अभी एक्सप्लेन किया मैंने कैसे, कि आपके बॉडी का रफली ऑलमोस्ट 70% तो पानी ही है, 70-75%, और हर एक में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम तो है ही वाटर में, प्लस देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट कंटेन वाटर, है ना, ग्लूकोज में वाटर होता है, बहुत सारी चीजों में वाटर है, तो ऑब्वियसली बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना. एंड द अनदर थिंग दैट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज सिलिकॉन. सिलिकॉन मतलब बेसिकली सिलिका जो है ना, सैंड, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, SiO2, जो रेती मिलती है आप जुहू बीच पे जब जाओ तो, है ना. तो सिलिकॉन बेसिकली एलिमेंट है, सिलिका जो है वो सैंड है, उसका एक कंपाउंड है बेसिकली आप बोल सकते. सिलिकॉन अर्थ के क्रस्ट में सेकंड नंबर पे आता है, देखो 46 के बाद सीधा 27%, देख सकते हो आप. लेकिन थैंकफुली ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है. हमारे शरीर में सैंड का काम है कोई, सिलिकॉन का काम है नहीं ना, राइट. अच्छा, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, बिकॉज सिलिकॉन वर्ड आया, क्यूरियोसिटी होती है बायो वाले बच्चों को बहुत, इसलिए बता रहा हूं. आपने सुना होगा कभी ना कभी कि लोग सिलिकॉन के इम्प्लांट्स करवाते हैं, सुना है कभी? कॉस्मेटिक सर्जरी में सिलिकॉन के इम्प्लांट्स होते हैं. क्या होते हैं सिलिकॉन के इम्प्लांट्स बच्चों? जो ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत करवाते हैं ना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी, है ना, ऐसे वो, उसको हम लोग नोज जॉब, है ना, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो सिलिकॉन के इम्प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो. अब ध्यान देना कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, सिलिकॉन ये एलिमेंट है, सिलिकॉन ये कंपाउंड है, ये उसका एक कंपाउंड है, ठीक है. कोई सिलिकॉन एलिमेंट लेके अपने बॉडी में नहीं डाल रहा, सिलिकॉन का एक कंपाउंड होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन बोलते हैं. उससे कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है. समझ में आई बात? बेसिकली सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसको आप Si14 ऐसा बोलते हो ना, ये तो पता ही आप लोगों को. और इसका सिलिका जो होता है SiO2 होता है. हाँ, और सिलिकॉन की बहुत सारी वैरायटी होती है, इसलिए मैं भी फिलहाल ये नहीं लिख रहा हूं. सिलिकॉन में एक नहीं है कोई, बहुत सारी वैरायटीज होती है सिलिकॉन्स की, ठीक है ना. तो मैं ये इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं बिकॉज सिलिकॉन इम्प्लांट्स या सिलिकॉन्स पे बायो में नहीं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. केमिस्ट्री में P ब्लॉक में ये आता है, जहां पर वो पूछता है कि भाई कॉस्मेटिक सर्जरी में इनमें से कौन से एलिमेंट का रोल होता है, तो आंसर है सिलिकॉन ऑब्वियसली, क्योंकि सिलिकॉन के ही इम्प्लांट्स बनते हैं. तो यहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी या एनहांसमेंट सर्जरी जिसको बोलते हैं, उसमें इसका रोल होता है, ठीक है. ये भी मेंशन करके रख देना, ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ओके, नाउ तो ऑल द कार्बन कंपाउंड, तो बेसिकली हम लोग यहां पर फोकस किस पे करने वाले, अभी हमने बहुत यहां वहां की बातें कर ली, अब हम लोग फोकस किस पे करने वाले हैं, हम फोकस करने वाले ऑल द कार्बन कंपाउंड्स पे जो हमें लिविंग मैटर में मिलेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, और उन सारे कार्बन कंपाउंड्स को हम एक कैटेगरी में डालेंगे और उसको बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स. उसको क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स. क्योंकि कार्बन ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल का ये है एलिमेंट. तो ऑब्वियसली बायोमॉलिक्यूल जो है वो मेनली कार्बन के कंपाउंड्स हैं. सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज will be classified under biomolecules. क्लियर बात? ये मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप के कॉम्पोजिशंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है. ड्राई वेट और वेट वेट. फर्क तो आपको ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ जाएगा. वेट वेट मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है प्लस पानी, दैट इज वेट वेट. और ड्राई वेट मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स है, अगर आप उनका वेट निकालने जाओगे तो उसको क्या बोलोगे? ड्राई वेट बोलोगे, ठीक है. अब होता क्या है कि अगर आप एक्चुअली जो कॉम्पोजिशन है किसी की, सपोज मेरे बॉडी की कॉम्पोजिशन मुझे पता करनी है,
तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पानी को पूरा अलग करके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मेजर चंक तो पानी है, वो निकाल दिया, तो जो बचे अब उसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो वैसे ही यहां पर है, देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। वन वेज अ स्मॉल पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है, दैट इज हैविंग वेट वेट, से अ लीफ और अ लिवर, एंड दिस इज कॉल्ड वेट वेट। और पहले तो उसको सुखा लो। जब ओरिजिनली आप कोई टिश्यू लेते हो तो उसमें क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर है, पानी है, तो उसको आप पहले क्या कर लो, सुखा लो। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जा रहा है, कहानी कहां जा रही है। जो बचा रिमेनिंग मटेरियल वो क्या देगा आपको, वो देगा ड्राई वेट। अच्छा, अब अगर इस टिश्यू को मैं जलाऊं, अब अगर इस टिश्यू को मैं क्या करूं, बर्न करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उसको ऑक्सीजन में बर्न करने पे मेरे को CO2 प्लस H2O मिलेगा? बोलो यस और नो। अब ये चीज मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई है बच्चों, पता है आप लोगों को कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन में हीट करो तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O। किया हमने, ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था, याद होगा सबको, है ना, केमिस्ट्री की, बायो के नहीं, केमिस्ट्री की। तो बेसिकली अब जो ड्राई वेट बचा, जो भी कार्बन कंपाउंड उसमें है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर वेपर। अग्रीड? CO2 और वाटर वेपर उड़ गए, अब क्या बचा, राख बची, राख, जिसको हिंदी में हम लोग राख बोलते हैं, यानी कि व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश्वर्या राय, मतलब ऐश। रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। अब इस ऐश में क्या बचा, देखो पानी तुमने पहले निकाल लिया, सही बोल रहा हूं, पानी तुमने पहले निकाल लिया, फिर हीट करके उसको बर्न करके आपने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल लिए, सही बोल रहा हूं। तो अब क्या बचा, अब क्या बचा, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बचे। क्या ये बात समझ में आई? यस, है ना। तो अब बचे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे कैल्शियम, सल्फेट, है ना, फॉस्फेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही चीज हमको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी मिलती थी, यही चीज हमको किसमें मिलती थी, दे आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, अभी जो जितना हमने बोला, अभी जितना हमने देखा, अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई मेथड्स ऑफ स्टडिंग टिश्यू, आप लिविंग टिश्यू को जब स्टडी करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो पहला तो आप करोगे जो आपका स्टैंडर्ड मेथड था, जहां पर आपने टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया और उसको CCl3COOH के साथ मिक्स किया। ये एक तरीका था, सही बोल रहा हूं, ये पहला हमने सीखा, राइट। दूसरा तरीका क्या था, आपने टिश्यू लिया, आपने उसको कंप्लीटली ड्राई किया, फिर आपने उसको बर्न किया और फिर आपने ऐश ऑब्टेन किया, सही है, यस और नो। दो तरीके हो गए पढ़ने के टिश्यू को, ठीक है। अब यहां पर पहले केस में ग्राइंड करके एसिटिक, जो आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिलाया था, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद उसको फिल्टर किया था। फिल्टर यहां पे भी लिख देता हूं, फिल्टर थ्रू चीज क्लॉथ, फिल्टर थ्रू चीज क्लॉथ। क्या मिला था, एक फिल्ट्रेट मिला था और एक रिटेंटेट मिला था। फिल्ट्रेट कैसा था, एसिड सॉल्युबल था या इनसॉल्युबल था, याद करो, एसिड सॉल्युबल था। रिटेंटेट कैसा था, एसिड
इनसॉल्युबल था, और रिटेंटेट में ज्यादा करके ऑर्गेनिक चीजें मिल रही थी और फिल्ट्रेट में ज्यादा करके इनऑर्गेनिक चीजें मिल रही थी। क्या ये बात समझ में आई? तो नोट करने वाली बात क्या थी कि दोनों मेथड अलग अलग थे, बट फिल्ट्रेट हैज कॉम्पोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ ऐश। दोनों मेथड में जो लास्ट में मिला, जो बचा, उसमें सिमिलैरिटी समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ये इतनी पूरी उसने जो एक्सप्लेनेशन दी उसका 4 लाइन में समरी है। क्लियर हुआ बच्चों? यस। तो ऐश कंटेन्स ये सारी चीजें। नाउ फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमें इसको देखना है तो हमें फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप्स तो आप सबने स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आए, आपने सुना हुआ है, एटलीस्ट बेसिक नाम तो सब बच्चों ने सुने, आई एम श्योर, फंक्शनल ग्रुप्स के, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सब नाम सुने हुए है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन वगैरह। बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें। तो हम लोग यहां पर बायोलॉजी में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आवर फोकस विल बी ऑन दीज। ठीक है, हमारा फोकस इन चीजों पे रहेगा। तो यहां पर आप क्या करो, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह है, तो यहां पर लिख लो अभी लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हमारा फोकस कौन से बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने पे रहेगा? तो बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बट आपके अगर हम लोग 11th-12th के लेवल पे या नीट के लेवल पे बात करें, तो हम लोग कौन से बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं, इसकी जरा बात कर लेते हैं बच्चों, और इसकी आप लिस्ट बना के रखो। चलो, सबसे पहला तो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा लिपिड्स, जिसको आप फैट्स भी बोलते हो। आप लोग को स्कूल में ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ऐसा पढ़ाया रहेगा, राइट? बट द एक्चुअल टर्म इज व्हाट? लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के अंदर फैट्स आते हैं, अभी आगे सीखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया। ठीक है, यहां पे लिख दो कि इसके अंदर ही अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या आ जाते हैं? अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स के अंदर ही क्या आ जाते हैं? फैट्स और ऑयल्स दोनों आ जाते हैं। ये भी मेंशन करके रख दो। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। इनके बारे में तो सुना ही है ना, सबको मालूम है। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आता है बच्चों? मेनली डीएनए या फिर आरएनए, ये भी आप लोग को आता है ना। हमने वायरसेस में पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर में है ना, स्टार्टिंग में वायरसेस के बारे में जब पढ़ रहे थे कि डीएनए वायरस होते हैं और आरएनए वायरस होते हैं, वैसे ही तो डीएनए आरएनए भी आ जाते हैं, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है ऑब्वियसली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन्स। हमारा फोकस एटलीस्ट इन 5 मेजर चीजों पे रहेगा। इसके अलावा है, मतलब एंजाइम्स को लोग क्लासिफाई करते हैं अलग से, जबकि एक्चुअली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ओनली, है ना। बट मेनली हमारा फोकस इन बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने पे रहेगा। तो इसकी आपको लिस्ट बना के एनसीईआरटी में रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक एक बायोमोलिक्यूल उठाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट उठाया तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन उठाया उसको डिटेल में, ऐसे ऐसे करके हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से इसको स्टडी करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जैसा मैंने कहा प्रोटीन के अंदर ही आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है अमाइनो एसिड, तो अमाइनो ग्रुप भी रहेगा, एसिड ग्रुप भी रहेगा, क्या इसमें। ठीक है, ऑन द सेम कार्बन विच कार्बन? द अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज चाहिए, समझाता हूं। हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड। दे आर बेसिकली सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। अब ये सारी चीजें थोड़ी बाउंसर जाती है, जिनको ऑर्गेनिक नहीं आता उनके लिए, तो पूरा डिटेल में सीखते हैं। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड या अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है पहले समझो। पहली बात तो ये कि भाई मीथेन का स्ट्रक्चर क्या सबको मालूम है। मीथेन कैसा दिखता है? तो मीथेन है CH4, बरोबर। मीथेन क्या है? CH4। वैसे उसका भाई है एक ईथेन, उसका स्ट्रक्चर क्या है और फॉर्मूला क्या है? C2H6। ऐसे आपके सारे एल्केन्स होते हैं। ना इमेजिन करो कि आपके पास
CH3 ऐसा ये था, इथेन था, ऐसा स्ट्रक्चर था किसका, इथेन का। आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CH3CH2 ऐसे, और रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपने क्या डाल दिया, आपने एक ग्रुप डाल दिया, दैट इज COOH। हाइड्रोजन को हटा के आपने एसिड ग्रुप डाल दिया। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, कौन सा ग्रुप है ये, एसिड ग्रुप है, ठीक है, एसिड ग्रुप। अगर और सिंपल करना है तो मीथेन का ही एग्जांपल ले लो। मीथेन में एक ही कार्बन है, बोलो हाँ या ना, 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है, इतना सिंपल। इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगाया, पहले COOH ग्रुप लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हटा के मैंने NH2 ग्रुप लगाया। इसको आप बोलते हो एसिड। क्या बोलते हो इसको, कौन सा ग्रुप बोलते हो, एसिड। इसको आप बोलते हो अमाइनो, अमाइन ग्रुप। तो ये बन गया अमाइनो एसिड। बोलो यस और नो, समझ में आया, ये बन गया अमाइनो एसिड। अब ये दोनों ग्रुप, ये एसिड ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़े हुए, कौन से कार्बन से बॉन्डेड है, ये सेंटर वाले कार्बन से बॉन्डेड है, करेक्ट, यस और नो। तो जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड होता है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा कार्बन। तो यहां पर बताओ, अल्फा कार्बन पे ही अमाइनो भी है, एसिड भी है, तो इसको मैं बोलूं अल्फा अमाइनो एसिड। समझा कि नहीं समझा, यस। तो अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब सबको समझ में आ गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो खैर ये वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक चीज है, बट वो तो ऑर्गेनिक में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको, बट यहां पर भी समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है कि अल्फा अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। अब उसमें क्या दिया है, आर ग्रुप जो है, आर ग्रुप अलग हो सकता है। अब आर ग्रुप क्या है भाई, तो जब ये हाइड्रोजन को आप हटाते हो और एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो देखो यार अमाइनो एसिड मतलब ये 2 ग्रुप तो फिक्स हो गए ना, अमाइनो तो रहेगा ही, एसिड तो रहेगा ही, ये तो कहीं नहीं जा रहे। अब बचे कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे, देखो इधर एक था और इधर एक था, है ना। अब ये भी रिप्लेसेबल है, इनको रिप्लेस करके आपको जो मन में आया आप लगा सकते हो। जैसे आपने मीथेन लगा दिया, मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है, या आप बोलो नहीं मेरे को इधर कुछ और लगाने का, जैसे आप मुझे बेंजीन रिंग लगानी है तो भी लगा सकते हैं। तो जितनी बार आप इसको चेंज करोगे, आर ग्रुप को आप चेंज करोगे, हर बार एक नया टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा, अग्रीड। मैं जितनी बार आर को चेंज करूंगा उतनी बार क्या होगा, एक नए टाइप का अमाइनो एसिड बन जाएगा। कभी यहां पर मिथाइल हो सकता है, कभी इथाइल हो सकता है, कभी बेंजीन हो सकता है, बहुत सारी कुछ चीजें हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई। नाउ दिस आर ग्रुप, दिस रिप्लेसेबल आर ग्रुप, दिस इज द वन दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो कॉम्पोजिशन ये डिसाइड करेगा। आप बोलोगे ठीक है, सही बात है। अब इसी को टेक्स्ट बुक की भाषा में देखें क्या बोलता है वो। जो वेरिएबल ग्रुप है जिसका नाम है आर ग्रुप, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स। आर ग्रुप जैसा जैसा आप लगाओगे वैसे वैसे अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। रियलिटी में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमारे पास होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स। नाउ इन योर क्या बोलते हैं डीएनए वाला चैप्टर, there are 21 amino acids given and this is very important, ठीक है, please pay attention to that. Normally there are how many, 20 types. So basically देखो 20 different amino acids होते हैं। अब जरा थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं, और बेसिक में जाते हैं बच्चों। प्रोटीन क्या होता है सबको मालूम है, प्रोटीन एक टाइप का बायोमोलिक्यूल, अभी मैंने लिखा। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है बोलो, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। द इजीएस्ट एग्जांपल दैट आई ऑलवेज गिव इज, प्रोटीन को आप मान लो एक वॉल जैसा है, दीवार जैसा। अभी आपकी जो वॉल है, जो दीवार है, वो किससे बनी है बताओ, बहुत सारे ब्रिक्स से बनी हुई है ना। तो आप ऐसा मान लो कि जो प्रोटीन है आपका,
वो प्रोटीन एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल, ह्यूज कॉम्प्लेक्स, मतलब है ना इसे कॉम्प्लेक्स मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो थाउजेंड्स और मिलियंस में जाता है इन सम केसेस, इतना बड़ा होता है प्रोटीन। प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स है, ठीक है। इनफैक्ट द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड इज अ प्रोटीन, वो टाउ प्रोटीन बोलते हैं बेसिकली उसको, प्रोटीन है वो। तो ये प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं? प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कोई पूछेगा कि प्रोटीन किससे बने तो क्या बोलोगे? प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, वैसे प्रोटीन इज मेड ऑफ अमाइनो एसिड, सिंपल है। अच्छा, ये अमाइनो एसिड आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 20 डिफरेंट टाइप्स। अब यहां पर भी एक चीज नोट कर लेना, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता है जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है 21 टाइप का। उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि 20 गिनने का कि 21 गिनने का, बट मैं नोट एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं आपको। 21st अमाइनो एसिड, बहुत लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, अभी बहुत लोग करते हैं, इज नोन एज, एक खास अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सेलिनोसिस्टीन। क्या नाम है बच्चों? सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। अब ये जो 20 टाइप अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो 20 टाइप्स हैं, ठीक है, इनके भी नाम अपन याद करेंगे, हर एक के नाम याद करने आपको। जैसे इसमें ना आर्जिनिन, हिस्टिडीन, वैलिन, प्रोलिन, लाइसिन, लूसीन, आइसोलूसीन, ऐसे बहुत सारे हैं। 20 नाम हमको याद करने, बट 20 नाम तो वो तो है, याद करने ही पड़ेंगे और वो तो रेगुलर है। मैं 21st पे फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि वो यूनिक है, अलग एकदम, ठीक है ना। अब ये जो 20 टाइप्स अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपके सारे प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन। ऐसा होता है जैसे अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड नंबर 2, अमाइनो एसिड नंबर 3, ऐसे कर करके बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ लाइन में लगाते हैं, तब जाके एक प्रोटीन बनता है। थोड़ी क्लैरिटी आई प्रोटीन्स के बारे में, राइट? तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब ये जो आर ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया। अब यहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सब फैक्चुअल चीजें ये लर्न करनी है, ध्यान से देखो। व्हेन आर ग्रुप इज हाइड्रोजन द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। समझो, जब वो आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो अमाइनो एसिड का नाम क्या है? अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। क्या ये बात समझा? जब आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। जब आर ग्रुप मिथाइल है, जब आर ग्रुप मिथाइल यानी कि CH3 है, तो अमाइनो एसिड का नाम क्या है? एलानीन है। रिपीट करो नहीं तो याद नहीं रहेंगे, स्पेलिंग भी और प्रोनाउंसिएशन भी। When R group is hydrogen, amino acid is glycine. When R group is methyl, amino acid is alanine. When R group is methyl, amino acid is alanine. When R group is hydroxymethyl, when R group is hydroxymethyl, what is hydroxymethyl? ये ग्रुप हाइड्रोक्सी भी, OH भी और मिथाइल भी, हाइड्रोक्सी मिथाइल, तभी अमाइनो एसिड का नाम क्या है? सेरीन। क्या अमाइनो एसिड का नाम? सेरीन। तो वैसे ही उन्होंने अलग अलग आपको अमाइनो एसिड बना के दिखाए हैं, ठीक है। जिनको अभी ये नहीं समझा उनके लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर देता हूं। मैंने क्या बताया आपको कि ये दो ग्रुप फिक्स है, बरोबर है, एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप फिक्स है, सही बोल रहा हूं?
एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप फिक्स है। तो आपने लिया कार्बन, समझो आपने लिया कार्बन, आपने एसिड ग्रुप बना दिया, आपने अमाइन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप बना दिया, ये फिक्स कर दिया। एक आपने बना दिया हाइड्रोजन। अब ये लास्ट वाला जो है ये R है, अगर ये H हुआ तो इस अमाइनो एसिड का नाम क्या हुआ? ग्लाइसिन। समझे? ऐसा। अगर ये H की जगह पे CH3 होता, आई थिंक अब ये समझ गए होंगे सब बच्चे, तो इसका नाम क्या होता? एलेनिन, है ना? बढ़िया। वैसे अगर यहां पर CH3OH होता तो क्या नाम होगा? सेरीन। क्लियर हो गया? अभी सबके सब अल्फा अमाइनो एसिड ही हैं, सब में अमाइन और एसिड ग्रुप तो है ही, जो R ग्रुप है वो डिसाइड कर रहा है कि नाम क्या है। क्लैरिटी? यस और नो? ड्रॉ करके लेंगे। ओके, तो वैसे ही आपके बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं, जिसमें से 3 उन्होंने एग्जाम्पल दिए। अच्छा, ये जो 20 अमाइनो एसिड दिए, कितने वैरायटी थे? 20। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स की लिस्ट हमारे पास है या आगे हम पढ़ेंगे, उनको केमिकल बेसिस पे, उनके केमिकल नेचर के हिसाब से आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो कि उनका कैरेक्टर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है या एरोमेटिक है। केमिकल नेचर पे, अगर आप केमिकल नेचर पे देखोगे तो क्या होगा कि उनका जो बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर है, वो किस तरह का रहेगा? वो एसिडिक तरीके के रहेंगे, बेसिक रह सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, बहुत सारे। तो ये एक और क्लासिफिकेशन हुआ। देखो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है, एंड एरोमेटिक। मेनली एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक जो एक वो अलग कैटेगरी होगी। एग्जाम्पल्स के साथ ये लर्न करना पड़ेगा। एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जाम्पल क्या है? लाइसीन। न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या है? वैलीन। और एरोमेटिक वाले 3 एग्जाम्पल्स हैं, टाइरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। Now please repeat and remember the examples again. Make sure that you repeat and remember the example. मैं आप लोगों को हमेशा कहते रहता हूँ, NCERT is your Bible. You have to keep on writing, marking and practicing things from the NCERT. I hope you all are realizing these are not easy to remember. Right? फिर से देखो, एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है? बोलो, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जाम्पल क्या है? लाइसीन। बेसिक का एग्जाम्पल क्या है? लाइसीन। न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या है? वैलीन। न्यूट्रल का एग्जाम्पल है वैलीन। और एरोमेटिक के 3 एग्जाम्पल है, टाइरोसिन, एरोमेटिक एग्जाम्पल टाइरोसिन, फिनाइल एलेनीन, फिनाइल एलेनीन एंड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। तो एरोमेटिक के 3 एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइरोसिन, टाइरोसिन नाम से स्ट्राइक हो रहा होगा, कोई स्मार्ट बच्चे उनको तो जरूर होगा। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन बनता है उसमें काम आएगा ना ये टाइरोसिन नाम, थायराइड ग्लैंड है कि नहीं। खैर, टाइरोसिन से आपका थायरोनिन बनता है, थायरोनिन से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इनके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाके, इसलिए इनके नाम पता होने चाहिए। तो ग्लूटामिक एसिड, लाइसीन, वैलीन, टाइरोसिन, फिनाइलएलेनीन, ट्रिप्टोफैन, ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी हम लोग एसिड और अमाइनो ग्रुप साथ में स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? एसिड और अमाइनो ग्रुप साथ में स्टडी कर रहे हैं, तब उन दोनों का आपस का इंटरेक्शन भी स्टडी करना जरूरी हो जाता है। अगेन, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बायोलॉजी से ज्यादा केमिस्ट्री में। होता क्या, जरा देखो, दिमाग लगाओ जरा।
मुझे ये बताओ बच्चों, अमोनिया जो है, थोड़ा आप लोग एकदम बेसिक दिमाग लगाओ, ठीक है, मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सब आइंस्टाइन हो, बट हाँ बेसिक दिमाग तो लगा सकते हो कि NH3 अमोनिया जो है ये एसिडिक है कि बेसिक है, स्कूल से पढ़ रहे हो। अमोनिया कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली ये तो बेसिक होता है, अमोनिया तो बेसिक चीज है कि नहीं? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मालूम है आपको। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप, ध्यान से सुनना, COH जो है ये एसिडिक है और NH2 ग्रुप जो है ना, अमाइनो ग्रुप, ये बेसिक है। ये क्लियर हुआ? और ये समझने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि अच्छा, मतलब अमाइनो एसिड में एट द सेम टाइम एक एसिडिक चीज और एक बेसिक चीज साथ में एग्जिस्ट कर रही है। बोलो आया ना? सही बोल रहा हूं? एक एसिडिक चीज और एक बेसिक चीज जो है वो साथ में एग्जिस्ट कर रही है। और जब ये साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होता है कि चार्जेस डेवलप हो जाते हैं एट द टू पोल्स, एट द टू कॉर्नर्स। कौन से दो कॉर्नर्स है, कौन से दो टर्मिनल्स है? एक एसिड वाला टर्मिनल है और एक अमाइन वाला टर्मिनल है। एक साइड एसिड था, दूसरा साइड अमाइन था। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसकी वजह से ये क्या बन गया? ये एक आयोनिक फॉर्म, चार्जेस मतलब आयोनिक फॉर्म हुआ ना, आयन, चार्जेस डेवलप हो गए, आयन हो गया। तो इस आयन को क्या बोलते हैं? एक बहुत खास नाम है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्विटर आयन फॉर्म। जैसे ट्विटर होता है ना, आप फेसबुक ट्विटर आप लोग यूज करते हो, ट्विटर, वैसे याद रखो ज्विटर, ठीक है? ज्विटर आयोनिक फॉर्म। जब दोनों टर्मिनल्स पे चार्जेस हो अमाइनो एसिड में तो उसको बोलेंगे अमाइनो एसिड का ज्विटर आयोनिक फॉर्म। क्या ये बात भेजे में घुसी अच्छे से? बोलो यस और नो। हाँ, जिनको नहीं समझा उनके लिए थोड़ा और केमिस्ट्री के बेसिक डिटेल में जाता हूं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल। देखो यार, एसिड का काम क्या है? एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है तुमको H+ देना। बोलो यस और नो। आप बोलोगे हाँ, एसिड का तो काम है हमेशा H+ देना, भले वो HCl हो, H2SO4 हो। क्या करता है तुमको? घूम फिर के क्या देता है? HCl देता है कि H+ देता है कि नहीं देता? बोले हाँ, ठीक है। तो ये जो H+ है ये निकल गया, तो बचा क्या? माइनस चार्ज बचा। यहां पे क्या बचा? माइनस चार्ज बचा। तो समझो यहां से मैंने H+ निकाल दिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज छोड़ के गया ना वो। अब वो H+ क्या करेगा? आप लोगों को मैंने फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद करो, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, याद है ना? ये जो हाइड्रोजन है H+, ये क्या है? गरीब भूखा नंगा हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? इसके पास जाएगा और बोलेगा मेरे को लोन पेयर दो, है ना? उससे लोन पेयर ले लेगा। तो अब ये नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना लेगा तो उस पर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा? याद आया? क्या चार्ज आ जाएगा? ऐसे कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आया बच्चों? यस। तो देखो, जो आप जो पढ़ते हो, मतलब जो मैंने आपको अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में फॉर्मल चार्ज में जो पढ़ा है वो तुरंत यहां पे अप्लाई भी कर लिया आपने कि चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए आपको। तो ज्विटर आयन बन गया, चार्जेस बन गए, तो क्या बना? ज्विटर आयन बन गया। तो अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स के बारे में हमारी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चल गए। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड में एक एसिड होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, दोनों एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है? और जब वो आपके सेल में एग्जिस्ट करता है तो वो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहां पे दोनों साइड पे चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, और ऐसे फॉर्म को हम ज्विटर आयन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म। क्रिस्टल क्लियर? बोलो यस और नो। परफेक्ट।
बढ़िया, ओके। तो ये हुआ बेसिकली आइडिया अबाउट प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, बेसिक आइडिया। अब आते हैं लिपिड्स पे। किस पे आ रहे हैं? लिपिड्स पे। तो जैसे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, वैसे ही लिपिड्स किससे बने हुए? लिपिड्स जो हैं वो किससे बने हुए? फैट्स एंड ऑयल से नहीं बने हुए। लिपिड्स किससे बने? लिपिड्स बने हुए हैं फैटी एसिड से। किससे बने हुए बच्चों? फैटी एसिड से। ठीक है, आप क्या करो, यहां पर अपनी नोटबुक में एक छोटा सा कॉलम बना के ऐसे लिख दो। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स are usually made of glucose units. Proteins are made of amino acids. ठीक है, lipids are made of fatty acids. Lipids are made of fatty acids, and nucleic acids, that is DNA, RNA, are made up of units called nucleotides. They are called made up of which units? Nucleotides. मतलब ये वही हुआ ना, ये चारों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में गिने जाएंगे, दीवार, और ये सब हमारी क्या है? अलग अलग टाइप की ब्रिक्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स क्या होते हैं? ग्लूकोज। प्रोटीन के यूनिट्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स के यूनिट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड। न्यूक्लिक एसिड के यूनिट क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ, तो यहां पे लिख दो ऐसे, बायोमोलिक्यूल कौन सा है और उसका जो यूनिट यानी कि मोनोमर, उसका मोनोमर बोल सकते हो या फिर यूनिट बोल सकते हो। मैंने एक यहां पर एक छोटा सा ये छोड़ा हुआ है, उसको मैं आगे लिखूंगा लिंकेज या फिर उसका टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अगेन इसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल हमेशा एक ही देता हूं कि अगर दीवार मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ब्रिक मेरे छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स हैं, तो दो ब्रिक को जोड़ने के लिए क्या लगाते हो दीवार में? दो ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए क्या लगाते हो दीवार में? क्या लगाते हो? सीमेंट। तो यहां पर भी दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं? कॉमन सेंस, यस, है ना। तो वहां पे अलग अलग टाइप का सीमेंट लगता है, तो यहां पे अलग अलग टाइप का बॉन्ड लगेगा, सीधी बात है। बच्चे बोलेंगे सर आप पिछले जन्म में कारपेंटर थे क्या, इतना दीवार में घुस गए हो, है ना। नहीं, कारपेंटर नहीं, क्या कौन होता है वो? मेसन, कड़िया बोलते हैं ना, कड़िया, मेसन जो दीवार बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग लिपिड्स की बात कर रहे हैं। तो लिपिड्स का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होगा? लिपिड्स का सबसे सिंपल फॉर्म होगा सिंपल फैटी एसिड्स। सही बोल रहा हूं? समझ में आया? लिपिड्स का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होगा बच्चों? सिंपल फैटी एसिड्स। अच्छा, लिपिड्स जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल है। एग्जांपल बताओ। घी, ऑयल, है ना, घी हो गया, ऑयल हो गया, डालडा हो गया, कोई भी चीज जो आप यूज करते हो अपने घर में डेली कुकिंग वगैरह में, आप देखते हो ये सब लिपिड्स हैं और ये फैट्स है बेसिकली, है ना, फैट्स, ऑयल्स जो भी है। तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, राइट। अच्छा, फैटी एसिड से बनते हैं, पता चल गया। क्या है फैटी एसिड? फैटी एसिड क्या है? कोई पूछेगा कि फैटी एसिड क्या है तो क्या बोलोगे? मोटा एसिड, फैटी एसिड। हाँ, ऐसा तो है नहीं। फैटी एसिड का मतलब सिंपल है बच्चों। फैटी एसिड का मतलब होता है हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड कोई बोलेगा सिंपल भाषा में तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फैटी एसिड। कोई पूछेगा व्हाट आर फैटी एसिड, तो एक लाइन में क्या जवाब दोगे? फैटी एसिड्स आर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो सबको मालूम है, COOH ग्रुप, है कि नहीं? अभी बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या है?
COOH ग्रुप है। तो फैटी एसिड जो है वो बेसिकली नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट थोड़ा हायर कार्बन नंबर वाला, मतलब जिसमें ऐसा 1 या 2 कार्बन वाला नहीं, 5, 7, 10, 15, 19 कार्बन, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, दैट इज 1 to 19 कार्बन, कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा करके हायर नंबर वाले को हम लोग फैटी एसिड्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? अब अगेन यहां पर एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि पामिटिक एसिड है 16 कार्बन, पामिटिक एसिड हैज 16 कार्बन। अब बोलोगे पामिटिक एसिड क्या है? पाम ऑयल सुना है ना, पाम ऑयल, पामोलिव, वो तुम पैराशूट ऑयल वाइल लगाते हो, कोकोनट का है ना, जैसे पाम ऑयल होता है। पाम ट्री सबने देखी होगी, पाम ट्री ऐसी दिखती है, कोकोनट के झाड़ जैसी दिखती है, फोटो भी आता है उसके ऊपर। तो पाम ऑयल में बेसिकली पामिटिक एसिड होता है बच्चों, उसमें कितने कार्बन है देखो, 16 कार्बन एटम्स, पामिटिक एसिड 16 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है एराकिडोनिक एसिड, नेक्स्ट क्या है? एराकिडोनिक एसिड, नाम प्रोनाउंस करो नहीं तो भूल जाओगे, क्या है? एराकिडोनिक एसिड। पामिटिक एसिड 16 कार्बन, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम्स, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम्स। कहां मिलता है एराकिडोनिक एसिड? एराकिडोनिक एसिड जो है ना, वो बेसिकली आपके एनिमल फूड्स में, बेसिकली एराक्निडा जो स्पाइडर की पूरी एक कैटेगरी है ना, उसको एराक्निडा बोलते हैं। वैसे एराकिडोनिक एसिड इज फाउंड बेसिकली इन पोल्ट्री और इन मीट, इन जनरल नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में एराकिडोनिक एसिड ज्यादा मिलता है। और पामिटिक एसिड का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, पाम ऑयल, ठीक है। तो पामिटिक 16 कार्बन, एराकिडोनिक 20 कार्बन। ऐसे और भी है, लिनोलिक है, लिनोलिनिक है, आगे और एक एक करके आते जाएंगे एग्जांपल। तो मेनली आपको फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम्स है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना और उसके बेसिस पे एग्जांपल्स याद रखने। आई होप एवरीबडी इज विद मी सो फार, यस। अच्छा, ये जो फैटी एसिड्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो फैटी एसिड्स हम पढ़ रहे हैं, दिस में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एंड दिस इज वेयर मस्त एक उसका क्लासिफिकेशन बन के आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, फैटी एसिड्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ना इसके बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? देखो, लिपिड्स जो हैं वो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं, तो इनको आप फैट्स या ऑयल्स बोल सकते हो। जो सैचुरेटेड वाले उनको क्या बोलते हैं? फैट्स। फर्क समझ में आया फैट्स और ऑयल्स में? जो सैचुरेटेड वाले वो कैसे रहेंगे? फैट्स। जो अनसैचुरेटेड वाले रहेंगे वो कैसे रहेंगे? ऑयल्स। तो जैसे घी, नॉर्मली घी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है? नॉर्मली घी सॉलिड फॉर्म में, उसको गर्म करने पे वो लिक्विड हो जाता है। घी हो गया, डालडा हो गया, ये सब चीजें, वनस्पति जिसको बोलते हैं अपन, बटर, चीज, जा रहा है दिमाग में कि अच्छा हाँ, लिपिड्स में कुछ सॉलिड होते हैं और उनको हीट करने पे वो लिक्विड बन सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली मक्खन अपन घर पे बनाते हैं ना, सॉलिड होता है ना, सही बोल रहा हूं? तो सॉलिड और लिक्विड वाला फर्क है। जो सैचुरेटेड वाले हैं वो ज्यादा करके सॉलिड मिलेंगे और उनको आप फैट्स बोलोगे, और जो अनसैचुरेटेड वाले हैं वो ज्यादा करके आपको लिक्विड मिलेंगे, उनको आप ऑयल्स बोलोगे। तो आपका ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, जो भी ऑयल्स है लिक्विड फॉर्म में, वो अनसैचुरेटेड है, और जो फैट्स है, जो सॉलिड्स है, वो सैचुरेटेड है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इंटरचेंजेबल है हीट करने पे? ऐसा बोल सकता हूं, है ना? हीट करने पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन सकते हैं, क्यों नहीं, है ना? तो फैट्स ज्यादा करके आपको सॉलिड मिलते हैं और ऑयल ज्यादा करके आपको लिक्विड मिलते हैं नेचुरल स्टेट में। ऑब्वियसली वो अलग बात है कि इसको आप नॉर्मल अपना जो नारियल का तेल बाल में लगाते हो लिक्विड फॉर्म में, है ना, उसको बहुत ठंडे में रख दो तो जम जाएगा, पता ही है आपको, उसमें नया क्या है। बट बेसिक क्लासिफिकेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, फैट्स एंड ऑयल्स। क्लियर है? लिख के रखो। तो यहां पर हमारा हो गया सॉलिड और लिक्विड का फंडा, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का फंडा। चलो अब देखते हैं टेक्स्ट बुक की भाषा में उसको कैसे बोल रहा हूं। फैटी एसिड्स सैचुरेटेड हो सकते हैं, यानी जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होगा। नाउ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फंडा समझ में आ गया। एक वन ऑफ द लिपिड्स विच इज द सिंपलेस्ट लिपिड इज ग्लिसरॉल। ठीक है, वन ऑफ द सिंपल लिपिड्स इज व्हाट? ग्लिसरॉल। नाउ जैसे अभी हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स में सिंपल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन था, हमने अभी देखा अमाइनो एसिड्स में सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा वाला था, जहां पर आर ग्रुप के नाम पे क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन था। सबसे सिंपल तो यही होगा ना बच्चों। तो जब अमाइनो एसिड में सबसे सिंपल कौन था? ग्लाइसिन था। तो लिपिड्स में वन ऑफ द सिंपल वंस इज व्हाट? ग्लिसरॉल। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लिपिड्स में वन ऑफ द सिंपल वंस इज ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल का उन्होंने देखो आईयूपीएसी नेम दिया आपको। ग्लिसरॉल का क्या दिया बच्चों? क्या दिया? देखो आईयूपीएसी नेम दिया है। और क्या दिया आईयूपीएसी नेम? 1 2 3 प्रोपेन ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन दिया। देखो 3 कार्बन, 1 OH 1 हाइड्रोक्सी, दूसरा OH 2 हाइड्रोक्सी, तीसरा OH 3 हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। अभी कंप्लीट कर लो, CH2। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ये क्या है? ये है ग्लिसरॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स में लिपिड्स में गिना जाता है। अब यहां पर बच्चे हमेशा एक सवाल जरूर करते हैं, और लॉजिकल सवाल भी है, सर आपने तो बोला था कि फैटी एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बोला था मैंने, ऊपर लिखा भी है, लेकिन इस ग्लिसरॉल में तो सर हमको कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख ही नहीं रहा है, सब जगह OH ग्रुप है, COOH ग्रुप तो दिख रहा ही नहीं है। सही बोल रहा हूं है कि नहीं? है ना? इसमें तो सिर्फ अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है ना मेरे को, OH ग्रुप, COH ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसको मैं लिपिड क्यों बोल रहा हूं? तो देखो यार ऐसा फंडा है, लिपिड्स जो है ना, ये टर्म, लिपिड्स में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन आता है। क्या आता है? लिपिड्स में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। बेसिकली हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं दैट दे आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, मतलब अल्कोहल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन। अल्कोहल प्लस एसिड का क्या? कॉम्बिनेशन। इसीलिए ग्लिसरॉल को भी लिपिड की कैटेगरी में रखा गया है। बात समझ में आई? मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो दिखता ही है फैटी एसिड में, तो पता ही है अपने को, बट ग्लिसरॉल के साथ में उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो सॉल्ट बनता है एस्टर, उसको बनाया जाता है जनरली, उसको रखा जाता है लिपिड्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ग्लिसरॉल तो है ही, एंड मोस्ट ऑफ द लिपिड्स दैट वी विल स्टडी, उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वेयर द फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। क्या लिखा है? फैटी एसिड्स आर esterified. What do you mean by esterified? Let's try and understand that also. देखो, एसिड ग्रुप प्लस अल्कोहल ग्रुप। मैं केमिस्ट्री, अभी अच्छी बात यह कि ऑब्वियसली केमिस्ट्री भी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो अपने को पूरा जो कोरिलेशन है वो अच्छे से समझेगा। एसिड प्लस अल्कोहल जो है ये क्या देता है अपने को?
ये देता है एस्टर प्लस वाटर। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि जब भी एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो एस्टर बनेगा। बोलो यस और नो। तो एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो वो एस्टेरिफाई हो गया। क्या हो गया? उसका क्या हो गया? एस्टेरिफिकेशन, मतलब वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सॉरी एस्टर क्या, हमको नहीं मालूम। अरे भाई पता रहेगा, टेंशन मत लो। देखो एसिड क्या है? RCOH ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग, वैसे पढ़ते ही हैं। RCOH ग्रुप होता है एसिड, ROH ग्रुप होता है अल्कोहल, और RCOOR- ग्रुप होता है एस्टर। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये लाइन बोलूं कि एसिड वॉज एस्टेरिफाइड अलोंग विद अल्कोहल, तो ये डज इट मेक सेंस? बोलो यस और नो। एसिड को एस्टर बनाया बाय रिएक्टिंग इट विद अल्कोहल। बोलो यस और नो। समझा एवरीबॉडी? ग्लिसरॉल एक टाइप का अल्कोहल था, एसिड के साथ उसको रिएक्ट किया तो एस्टेरिफिकेशन यानी कि एस्टर बन गया। दैट इज व्हाई हम लोग ऐसा बोलेंगे फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। बोलो यस और नो। समझ में आई बात? नाउ दे आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह। ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल उन्होंने जिंजली ऑयल दिया हुआ आपको, बट ऑयल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो रिमेन एज ऑयल्स, दे रिमेन एज ऑयल, रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, दे रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, है ना। और फैट्स जो होते हैं वो जनरली थोड़े हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, इसलिए वो जल्दी जम जाते हैं। ठीक है, ठंडी में ज्यादा जम जाते हैं। ऑलरेडी जैसे थोड़ा ठंडा हुआ जम गया। बटर, मैंने एग्जांपल बहुत सारे दे दिए आपको, बटर, घी, मक्खन वगैरह बहुत सारे। ठीक है। एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स का। किसका एग्जांपल है? तो कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जिसमें लिपिड के मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस भी डाल दिया। क्या क्या? लिपिड का मॉलिक्यूल लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया? फॉस्फोरस भी ऐड कर दिया। तो लिपिड के अंदर जब फॉस्फोरस आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? जरा दिमाग लगा के बताओ, कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोरस प्लस लिपिड इज, बोलो, फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स कहां मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। क्या हमने ऑलरेडी स्टडी किया है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? याद है सबको? हमने ऐसा देखा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, हेड एंड टेल, डबल मेम्ब्रेन। इसका नाम याद है? सिंगर एंड निकलसन का कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम बताया था इसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। वहां पर क्या पढ़ा था हमने? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और बीच में प्रोटीन। मैंने आपको सैंडविच का एग्जांपल दिया था, याद करो। ब्रेड और बीच में सारी सब्जियां, याद आएगा, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं। क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड? तो भाई फॉस्फोलिपिड वो लिपिड होते हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। बोले वाह सर, क्या मतलब, आपने रॉकेट साइंस ही सिखा दिया। फॉस्फोरस प्लस लिपिड, फॉस्फोलिपिड, वाह, है ना। लेसिथिन एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स का। लेसिथिन इज वन सच एग्जाम्पल। देखो फॉस्फोलिपिड्स एक कैटेगरी है बच्चों, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज लेसिथिन। ये मेम्ब्रेन्स बनाता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या सेल्स की मेम्ब्रेन वगैरह बनाता है लेसिथिन। काफी अच्छा, और बहुत थिन मेम्ब्रेन जहाँ पे होती है वहां पे लेसिथिन मिलता है। ठीक है। देन यू हैव न्यूरल टिश्यूज। नर्व टिश्यूज में भी काफी बार लिपिड्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आगे हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर और शॉन सेल्स वगैरह पढ़ेंगे नर्व सेल्स के अंदर। उसमें बेसिकली अगेन लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो अमाइनो एसिड्स के बेसिक हमने देखे, अभी हमने लिपिड्स के यानी कि फैट्स के बेसिक्स देख लिए। क्या क्या था उसमें? फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, और उसमें फैट्स एंड ऑयल्स थे। आई होप यहां तक क्लियर है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें ये बात कर रहे हैं मेनली किसके बारे में? जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपका पूरा पूरा यूनिट, पूरा पूरा सेक्शन एनसीईआरटी का जेनेटिक्स को डेडिकेटेड है। आगे हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत कुछ है। और जेनेटिक मटेरियल में मेनली आपके पास क्या है? डीएनए, आरएनए, राइट। अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म हो तो आरएनए है, मतलब मेजॉरिटी, लेकिन सब जगह पे डीएनए है, करेक्ट। पर ये डीएनए एग्जैक्टली है क्या? ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वैसे सेल डिवीजन चैप्टर में बेसिक आइडिया दिया था बच्चों, याद होगा। मैंने क्या कहा था कि आपका जो सेल का डीएनए होता है वो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से मिलता है। उस प्रोटीन का नाम क्या था? हिस्टोन प्रोटीन नाम था। क्या था? हिस्टोन प्रोटीन। तो आपके जो सेल का डीएनए होता है ना बच्चों, वो मिलता है एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था सेल डिवीजन में, किस नाम से? क्रोमैटिन थ्रेड के नाम से। याद हो गया? ये सबको याद है? क्रोमैटिन। हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेज, जो पहला फेज होता है उसमें क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। याद आया? याद नहीं तो रिवाइज करो। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। अच्छा, तो डीएनए प्लस हिस्टोन क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। ये सारी चीजें तो आपको मालूम है, सबको मालूम है, ये पढ़ाई हुई है मैंने। सवाल ये है कि ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या है? ये डीएनए एक मॉलिक्यूल है ना। डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो डीएनए के अंदर क्या है ये समझो। ये कॉम्पोजिशन आपको समझने वाली बात है। डीएनए जो मॉलिक्यूल है या आरएनए जो मॉलिक्यूल है, बोथ, दोनों, न्यूक्लिक, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। दे कंटेन बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। डीएनए हो या आरएनए हो, उनमें 3 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। कौन से 3 कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट शुगर। पहला कंपोनेंट क्या? पहला कंपोनेंट शुगर। अच्छा, व्हेन आई से शुगर, गधे बच्चों, ये वो नहीं जो शक्कर तुम चाय में डाल के पी रहे हो, वो वाली शक्कर नहीं। व्हेन आई से शुगर मींस हियर इट इज राइबोज शुगर। जैसे ग्लूकोज एक शुगर है ना, वैसे यहां पे राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए आरएनए में। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो प्रेजेंट है, दूसरा कंपोनेंट वो है नाइट्रोजन बेस। दूसरा कंपोनेंट क्या है बच्चा लोग? दूसरा कंपोनेंट क्या है? बोलो। नाइट्रोजन बेस। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये 3 चीजें प्रेजेंट है। डीएनए होगा तो शुगर राइबोज होगा, आरएनए होगा तो, सॉरी, डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोज होगा, आरएनए होगा तो राइबोज होगा, बट शुगर तो प्रेजेंट है। सेम वे नाइट्रोजन बेस दोनों में है। डीएनए रहेगा तो अलग नाइट्रोजन बेस 4 है, और आरएनए रहेगा तो सिर्फ उसमें से एक चेंज हो जाता है, बट ये कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है। तो कोई आपको पूछेगा कि डीएनए आरएनए में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डीएनए आरएनए में शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये 3 चीजें प्रेजेंट होती है। क्या दिमाग में? अब ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये जो नाइट्रोजन बेस है, इसके 4 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ये शायद आप लोगों ने स्कूल लेवल पे नाम जरूर सुने होंगे। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। सबने नाम सुने, वेरी गुड, सबको आते। नहीं आते तो सीख लो, उसमें क्या है। साइटोसिन, थायमीन, और थायमीन की जगह पे यूरासिल भी हो सकता है। मतलब या तो थायमीन रहेगा या तो यूरासिल। अगर डीएनए है तो थायमीन रहेगा, आरएनए तो यूरासिल रहेगा, बाकी तीनों कॉमन रहेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा फंडा है। अब जरा देखते हैं टेक्स्ट बुक की भाषा में फिर से क्या बोलता है। देखो, नाइट्रोजन बेसिस। अब आपको समझा नाइट्रोजन बेसिस क्या है। क्या होते हैं नाइट्रोजन बेसिस? जो डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। बढ़िया। जब ये शुगर से जुड़ जाएं,
व्हेन दे आर फाउंड अटैच टू अ शुगर मॉलिक्यूल। देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ना सबको? व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर मॉलिक्यूल। व्हाई वुड दे बी अटैच टू अ शुगर मॉलिक्यूल ब्रो? बिकॉज दे वांट टू मेक डीएनए आरएनए। यस, इनमें से कोई भी जाके शुगर से अटैच हो सकता है, बोलो यस और नो। तो जब वो शुगर से मिल जाते हैं, शुगर से अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, तब उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है तब उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो। तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो इजी हो गया यार, ये तो ऐसा हो गया, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, एंड शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो देयरफॉर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। ऐसा बोल दो? बोलो हाँ या ना। ये गलत है कि सही है स्टेटमेंट? ये देखो, शुगर प्लस नाइट्रोजन को मैंने न्यूक्लियोसाइड लिख दिया, एक ही बात है ना? सही बोल रहा हूं? बढ़िया। ये भी आप मेंशन करके रखेंगे अपनी एनसीईआरटी में सब बच्चे। देखो सारी चीजें इसलिए लिखवाता हूं, मार्क भी करो तो मार्क करो, तो रीड करो, फिर लिख रहे हो, फिर तब वापस लिखो, फिर रीड करो। 2 बार 3 बार एक ही पेज में रिपीट होनी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीजें। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, तीनों रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्लियर कर लो। अब देखो ऊपर देखो मैंने क्या लिख के दिया था आपको। क्या मैंने ये क्लियरली पहले ही लिख दिया था कि न्यूक्लिक एसिड में क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड रहता है, बोला मैंने, सही है। और यहां पर मैंने क्या लिखा है बताओ, कि डीएनए आरएनए में ये 3 चीजें रहती है, तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। हेंस प्रूफ। बोलो यस और नो। क्लैरिटी आई लाइफ में? गधे बच्चों, है ना? चलो, सो न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन। अच्छा, 5 अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो 5 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड भी रहेंगे ना? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, 5 अलग टाइप थे, तो 5 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड भी रहेंगे, सीधी बात है। और जब उसमें फॉस्फेट डाल दोगे तो 5 अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड भी बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। मैंने फॉस्फेट की स्पेलिंग गलत लिख दी यार, सॉरी। फॉस्फेट, ठीक है ना? तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई जब नाइट्रोजन बेस ही 5 अलग अलग टाइप के हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, तो जो आपके न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड है वो भी तो 5 अलग अलग टाइप के होंगे। कौन सी बड़ी बात है, पता ही है ना? तो डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, एंड दे फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। बात क्लियर क्रिस्टल? बोलो यस और नो। ये वाला आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, बायो स्टूडेंट्स को ये अक्सर इजी लगेगा ऑब्वियसली। इसके पहले वाले में थोड़ी केमिस्ट्री ज्यादा थी, है ना, एसिड, एस्टर, फलाना वलाना सब, बट ये आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ ये सर हमको आता है, ये पता है, राइट? है ना? ठीक है। तो अभी जो हमने थियोरी में जितनी चीजें की ना, उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, उसके सिंपल एग्जाम्पल या स्ट्रक्चर्स यहां पर बनाए हुए। मैंने आपके लिए ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन तीनों बनाए, है कि नहीं? फिर हाँ, मैंने सेरीन, एक मिनट, मैंने सेरीन बनाने में एक शायद मिस्टेक करी होगी। हाँ, ये CH2OH होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ है ना शायद। हाँ, यहाँ पे CH2OH होना चाहिए, मैंने 3 बना दिया, इसको प्लीज चेंज कर लो। OH जो है
वो सब बाकी सब सही है, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम कर लेना। ओके ये हुआ अपना, ये तीनों हमने ऑलरेडी बना लिए। मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, तो कुछ नया नहीं है, सेम है बच्चों, ठीक है। पामिटिक एसिड देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और टोटल 16 कार्बन है। देखो यहाँ पे 1 और 14 कितने हुए, 15 और 1 कितने हुए, 16। क्या आप देख पा रहे हैं पामिटिक एसिड का एग्जांपल। तो जो मैं यहां मार्क कर रहा हूं इसमें से मेजॉरिटी हमने बना भी लिए, और नहीं बनाए तो एटलीस्ट आपको ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस जरूर करना है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एमसीक्यूज, ठीक है। ये ग्लूकोज और राइबोज मैं आपको आगे डिटेल में इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो बताऊंगा, फिलहाल मार्क करके रखो। शुगर्स हैं ये, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर लो जरा, देखो यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग है, ये दूसरी भी 6 मेंबर की रिंग है, तीसरी भी 6 मेंबर की रिंग है, एक 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स, 6 6 6 एंड 5। हेक्सागन 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 और पेंटागन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल में ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, ओके। एंड देयर इज ओनली वन अनसैचुरेटेड, यानी कि वन डबल बॉन्ड, वन अनसैचुरेशन, दैट इज वन डबल बॉन्ड हियर कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में। उसके बाद आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब तो है ही, यूरिडीन वगैरह, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने जैसी है कि जो आपके एडेनिन गुआनिन जो है ना, ठीक है, एडेनिन गुआनिन जो है वो डबल रिंग कंपाउंड्स है। वो कैसे है बच्चों, एडेनिन में कितनी रिंग दिख रही है आपको, कितनी रिंग दिख रही है बताओ, 2 ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल रिंग कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल रिंग। यानी कि प्यूरीन, प्यूरीन जो है ये बेसिकली डबल रिंग को सिग्निफाई करता है। प्यूरीन का मतलब यहां पे डबल रिंग को सिग्निफाई कर रहा है। और जो यूरासिल है इसमें एक ही रिंग है, ये रही पूरी, तो ये सिंगल रिंग है। इसको हम पायरिमिडीन नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन। तो डबल रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरीन, और सिंगल रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन। एडेनिन जो है उसमें डबल रिंग आती है, यूरासिल जो है उसमें सिंगल रिंग आती है, ठीक है। यहां पर लिख देना एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरीन्स हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल जो है ये पायरिमिडीन्स हैं, ओके। मतलब सिंगल रिंग और डबल रिंग, ठीक है। तो ये सेशन को यहां पर स्टॉप करते हैं।